हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी जेई 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनएचपीसी के थ्रू जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज आई हुई हैं, अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आई हुई है। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो 2 से 3 साल के बीच में आती है। और अगर बात करें पिछले एग्ज़ाम की, तो जो पिछला रिक्रूटमेंट हुआ था जूनियर इंजीनियर्स का एनएचपीसी में, वो आपका 2023 में हुआ था। और कहीं न कहीं 2 साल बाद जो है फिर से ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। तो आई होप कि आप सभी ने, जितने भी लोग एलिजिबल होंगे, उन सभी ने जो है इस फॉर्म को फिल कर दिया होगा इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। और इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी लास्ट ईयर में एग्ज़ामिनेशंस हुए हैं एनएचपीसी के थ्रू जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए, उनमें सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या था। ठीक है, मतलब कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने जो है क्वेश्चंस आए हुए थे। और इसके थ्रू मतलब इस चीज़ को जान करके, यानी कि आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज जान करके आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे कि हाँ, हमको किस तरह से प्रायोरिटी वाइज स्टडी करनी है, या फिर अपने प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है ना। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी अच्छे तरीके से। और इसको जानने के बाद आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप भी अपीयर हो रहे हैं एनएचपीसी जेईई की एग्जाम में। सो आप लोग मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको भी ये सभी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ में आए, और आप भी जो है अपनी स्ट्रेटेजी को अकॉर्डिंगली, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज सेट कर पाएँ, जिससे कि आपको जो आउटपुट मिले वो बेहतर से बेहतर मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो हेलो गाइस, मेरा नाम बजरंगी गुप्ता है, और मैंने एसएससी जेईई 2024 में सिविल इंजीनियरिंग से 77th रैंक अचीव किया था। और इसके अलावा मैंने इसरो टेक्निकल असिस्टेंट और सेल ओसीटीटी जैसे पीएसयू के एग्ज़ाम्स को भी क्रैक करके रखा हुआ है। और पिछले 1 साल से हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रिपरेशन की जर्नी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और किसी ए या जेई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, और हमारे साथ जुड़ करके अपने प्रिपरेशन की जर्नी को और बेहतर बनाएं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो जो आपका एनएचपीसी जेईई का एग्जामिनेशन होने वाला है, ये चीज़ें आप सभी को पता होंगी कि टेक्निकल, रीजनिंग और जीके जीएस, इसमें 3 सेक्शन आते हैं। 200 टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से टेक्निकल का आपका 140 क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग होंगे, और 30 ही क्वेश्चन होंगे आपके जीके जीएस के। ठीक है, ये चीज़ें पता है आपको। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज वेटेज की सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, मतलब कि हम लोग सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए बात करेंगे, रीजनिंग एंड जीके जीएस के लिए हम लोग बात नहीं करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की। तो सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली अगर बात करें, तो हमारे पास जो डाटा है वो एनएचपीसी जेईई के लास्ट 2 रिक्रूटमेंट्स का डाटा है। जो लास्ट 2 रिक्रूटमेंट्स हुए थे, वो हुए थे 2022 में और 2023 में। उसके बाद से 2025 में जो है जेईई के वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों सालों में जो भी जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है, उनको देख करके और एनालिसिस करके उसके हिसाब से जो है हम लोग प्रायोरिटी सेट करेंगे कि हमको कौन से सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने हैं, ठीक है, और कौन से बाद में पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अगर बात करें, तो 2022 में जो आपका पेपर हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था, मतलब कि एक शिफ्ट 1 था और एक शिफ्ट 2 था। और 2023 की अगर बात करो, तो सिर्फ एक ही पेपर हुआ था, मतलब कि एक ही शिफ्ट में हो गया था। ठीक है, तो 2022 के शिफ्ट 1 में अगर हम देखें, तो बीएमसी में आपके 12 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 12 क्वेश्चन आए थे। डीएसएस में 1 क्वेश्चन आया था। एनवायरमेंटल में 14 क्वेश्चन आए थे। और क्यूएसबी मतलब क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन, लाइक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है ये। ठीक है, तो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन में आपके 9 जो है क्वेश्चंस आए हुए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, तो 11 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, हाईवे में 10, हाइड्रोलॉजी में 3, इरिगेशन में 18। ठीक है, आप देख सकते हो इरिगेशन में कितना बड़ा नंबर है, बट ये चीज़ आगे चल के घट जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखते जाएं, अगर थोड़ा सा आप ध्यान से अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22 के शिफ्ट में, जो पहला शिफ्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जो है अनसर्टेनिटी है। मतलब अनसर्टेनिटी मतलब कि कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, जैसे सॉइल मैकेनिक्स में आप देखेंगे तो 19 क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वेइंग में ठीक है 10 क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में 2 हैं, सोम में 5 हैं। ठीक है, रेलवे में 6 हैं, आरसीसी में कम है, 6 ही हैं।
ठीक है, जबकि आरसीसी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से आप देखोगे, इरिगेशन में अचानक से 18 क्वेश्चन है, जो कि हम सभी को पता है कि इरिगेशन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते किसी भी एग्जाम में इस सब्जेक्ट से, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बट वहीं पे अगर आप शिफ्ट 2 में देखेंगे, ठीक है, मतलब कि 22 के शिफ्ट 1 में कुछ ऐसी चीज़ें थी, और 22 के शिफ्ट 2 में भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी ही थी, मतलब कि जो है एकदम चेंजेस आई थी। तो आप देख सकते हो बीएमसी में 24 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, डीएसएस में 5, एनवायरमेंटल में 11, क्यूएसबी में 11, फ्लूइड मैकेनिक्स में 13 क्वेश्चन थे, ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स में यहाँ पे 19 थे और यहाँ पे कितने हो गए, 13 हो गए। तो एक सडन जो है आपको चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पे। और अगर बात करें सर्वेइंग की तो यहाँ पे 11 थे, सोम 8, ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 3। तो कुछ सब्जेक्ट्स में जो है इन्होंने काफ़ी चेंज करके रखा हुआ है। बट अगर आप एक चीज़ और ध्यान देंगे तो भले से ही कितने भी चेंज हुए हो, अगर सॉइल मैकेनिक्स है और यहाँ पे 19 पूछा है, यहाँ पे 13 पूछा है, आई नो कि यहाँ चेंजेस हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, बट स्टिल ये जो सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, हमको ये पता चल जा रहा है, बिकॉज 13 मार्क्स भी कम नहीं होता है, ठीक है ना, 13 क्वेश्चन भी कम नहीं होते हैं। सो उस हिसाब से हम प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे। 2023 की बात करें तो 2023 में आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो यूनिफॉर्म हुई हैं, ठीक है। लाइक अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बीएमसी में जो है मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, यानी कि बीएमसी प्लस सीटी है ये, ठीक है, तब जाके ये जो है नंबर इतना आपको बड़ा मिल रहा है कि 12 हो गया, 24 हो गया, फिर 29 हो गया। तो बात करें अगर 23 की, जो कि हमारा सबसे लेटेस्ट डाटा है, आप कह सकते हैं कि लास्ट रिक्रूटमेंट का डाटा, तो उसमें आप देखोगे तो बीएमसी एनसीटी से आपके जो है ओवरऑल 29 क्वेश्चन आए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप आरसीसी में भी रख सकते हो, ठीक है, IS 456 से क्वेश्चन थे, बट उसको मैंने सीटी में रखा बिकॉज टाइप ऑफ कह सकते हो कि आप टेबुलर डाटा थे वो, ठीक है, तो इसलिए। लेकिन आप कह सकते हो कि 29 क्वेश्चन आए थे आपके बीएमसी और सीटी को मिला करके। फिर आप डीएसएस के देखोगे तो इसमें 3 क्वेश्चन आए थे, एनवायरमेंटल में आपके जो है 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, क्यूएसवी मतलब कि एस्टिमेट से आपके जो है 10 क्वेश्चन आए थे, फ्लूइड से आपके 15 थे, हाईवे 18 हो गया, हाइड्रो 5 हो गया, इस तरह से कर करके सॉइल मैकेनिक्स से 12 क्वेश्चन आए थे, आरसीसी से 11 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और फिर सर्वेइंग से आपके अच्छे क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन आए थे, एंड सोम एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस दोनों से ही मिला करके आपके 5-5 क्वेश्चन आए थे, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था। अब आप एक चीज़ ज़रा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी यूनिफॉर्म हुई है। लाइक आप देखेंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे, जैसे आप देखिए हाइड्रोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे 5 है। तो इन्होंने जो है सब्जेक्ट्स जो भी मतलब मार्क्स है उसको कोशिश किया है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें इक्वली। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें उन्होंने कोशिश किया है कि हाँ हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बट क्योंकि अब आपको भी पता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट निकल जाते हैं और उनमें क्वेश्चन बन जाते हैं ज़्यादा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये, और ये चीज़ कॉमन है, ठीक है, तो और ऐसे ही तो प्रायोरिटी सेट होती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि बीएमसी एंड सिटी में जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, एनवायरमेंट में आपके 12 क्वेश्चन आए हैं, क्यूएसबी में आपके 10 क्वेश्चन आए हैं, हाईवे में फ्लूइड में आपके 15 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरह से करके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें से थोड़े से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम इसी के आधार पे जो है, इसी के बेसिस पे ये सेट करेंगे, ये जो है डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट जो है हमको पहले पढ़ना है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, इसमें आपको छोड़ना कोई भी नहीं है, बिकॉज हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और हर सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन का जो है एक क्वेश्चन से जो है आपके सिलेक्शन पे प्रभाव पड़ सकता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है हर चीज़ कम मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाएं, ठीक है। बट प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि आप अगर इस तरह से पढ़ के जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे और इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, आपको स्कोर करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अगर प्रायोरिटी वाइज बात करें तो जो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है वो आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी कि वो आपकी बीएमसी है, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पहले आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, अगर आप इसको कंप्लीट करते हो तो आप श्योर कह सकते हो कि आप 20 प्लस जो है क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बिकॉज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप देखें तो काफ़ी स्टडीली जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, 14, 11, 12 इस तरह से करके, मतलब कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अच्छे खासे इससे, ठीक है। उसके बाद बात करें सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 19, 13, 11, तो ये हमारा तीसरा प्रायोरिटी होगा। इसके बाद मैं बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन और ओसीएफ दोनों ये मतलब चीज़ें ऑलरेडी कंबाइंड है, ठीक है, इंक्लूडेड है। तो जो है
फ्लूइड मैकेनिक्स से आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 11, 13, 15 यानी कि ओवरऑल 10 प्लस ही है ना। तो एक चीज़ ये हो गई, चौथी प्रायोरिटी आपकी। और पांचवी प्रायोरिटी है आपकी सर्वेइंग। छठवीं प्रायोरिटी है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी छोटा है, और छोटा है तो हमारा इनपुट कम लगता है, लेकिन जो निकलने वाला आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें मिल जा रही हैं आपको। फिर आप 7वें नंबर पे इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी पढ़ोगे, और 8वें पे आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ोगे, 9वें पे आप आरसीसी पढ़ोगे, फिर सोम, फिर रेलवे, एंड फिर डीएसएस और समथिंग एल्स। ठीक है, डीएसएस में अगर बात करें तो डीएसएस में सबसे कम मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में सबसे कम आ रहे हैं। मतलब कि आप ऐसे भी एक तरह से देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स हैं उनसे तो कहीं ना कहीं कम क्वेश्चन उठे हुए हैं इसमें। चाहे आप हर साल की बात कर लें, चाहे वो 22 की बात हो या फिर 23 की बात हो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस से 2 से 3 क्वेश्चन ही बने हैं ऑन एन एवरेज। सोम की बात करें तो 5 से 8 क्वेश्चन ही बने हैं, 5-6 क्वेश्चन ही बने हैं ऑन एन एवरेज। आरसीसी की बात करें तो वो देखिए 6, 4, 11, मतलब कि उन्होंने कोशिश की है यहाँ पे थोड़ी सी पूछने की, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये जो है कम ही है ना। और उसके बाद फिर बात करें तो फिर आप बात करें तो डीएसएस को देख सकते हैं। डीएसएस में भी फिर 1-5-3, यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर से थोड़े से जो है कम वेटेज आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है स्ट्रक्चर के पार्ट को आप जो है बाद में पढ़ सकते हैं, छोड़ना नहीं है दोस्त, पढ़ना है, बट हाँ थोड़ा सा पीछे पढ़ना है। इन चीज़ों को पहले कंप्लीट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मेजर पोर्शन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, और आप बेटर स्कोर कर पाते हो। ठीक है, और इस प्रायोरिटी के हिसाब से आप जो है अपने जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो कर रहे हो उसको जो है अपडेट कर सकते हो, और बेहतर बना सकते हो, और प्रिसाइज बना सकते हो। ठीक है, और वर्केबल बना सकते हो। और साथ ही साथ बात करें एनएचपीसी की एग्जाम डेट की, तो एज यू ऑल नो, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एनएचपीसी बहुत जल्दी एग्जाम कराता है। सो आप एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि नवंबर फर्स्ट वीक में आपका जो है, आप ऐसा कह सकते हो कि अक्टूबर मंथ खत्म होते होते आपका जो है एग्जाम हो जाना है। ठीक है, मतलब अक्टूबर मंथ खत्म हुआ, नवंबर मंथ चालू हुआ, और इस बीच में जो है आपका एग्जाम भी हो गया। ठीक है, ऐसा चीज़ होने वाला है। और आपके पास कहीं ना कहीं 1 महीने बचे हैं, तो इस 1 महीने को आपको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, सो डैट कि आप जो है सिलेक्शन अश्योर कर सको। आप एक इसके लिए मैं एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा। बट अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि पढ़ना चाहता है, और उसको जो है कंसिस्टेंसी चाहता है, मतलब प्रिपेयर करना चाहता है बेसिकली एनएचपीसी जेई के लिए, तो उसके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग जो है रोज़ जो है डेली टास्क देते हैं। मैं आपको रोज़ डेली टास्क देता हूँ, और उस डेली टास्क में जो है वो डेली टास्क कुछ इस तरह से होते हैं कि वो जो है एसएससी, एनएचपीसी और डीडीए, ये जो 3 अपॉर्चुनिटी, जो 3 वैकेंसीज आई हुई हैं इस टाइम पे, इन तीनों के लिए टारगेटेड होते हैं, इन तीनों के लिए डेडिकेटेड होते हैं, इन तीनों ही एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, और वो मैं आपको रोज़ डेली टास्क देता हूँ। तो अगर आप स्ट्रेटेजी अपना बना के पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ मिल करके, हमारे साथ पार्टिसिपेट करके पढ़ना, तो आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस डेली टास्क में जो है, ठीक है, आप इस डेली टास्क को रोज़ फॉलो कर सकते हैं, और आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, तो वो लोग भी मेक श्योर करें कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप कि आपको सभी चीज़ें भी समझ में आई होंगी। सो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक